नमस्कार सभी साथियों का उदयपुर के एसएलजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं मैं शिकवार सर एक बार पुनः आपका। और आज आप और हम जिस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को लेकर चर्चा करने वाले हैं साथियों, वो आपको दिखाई दे रही होगी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 27। प्रश्नोत्तरी 27 में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो कि आगामी जिसकी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है उनके स्वयं के मूल्यांकन के लिए काफी कारगर होगी। तो जुड़िएगा, अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था? क्या 20वीं शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ, 16वीं शताब्दी में हुआ या 21वीं शताब्दी में हुआ? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? देखिएगा, बात हो रही है अमेरिका की। और अमेरिका में किसकी बात हो रही है? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन को लेकर बात हो रही है। किसको लेकर बात हो रही है साथियों? बाल अध्ययन आंदोलन। तो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात यदि बात करें तो यह सूत्रपात करने वाला व्यक्ति जो था वो तो आपके कौन था? सूत्रपात किसने किया था अमेरिका में? तो उस व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं, स्टैनले हॉल। कौन था? स्टैनले हॉल नाम के व्यक्ति ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का क्या किया? सूत्रपात किया था। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में बाल अध्ययन आंदोलन कब आया था? तो भारत में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1930 में हुआ था। भारत में पूछे जब कब होगा? 1930। आप सोच रहे हैं यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है कि अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात कौन सी शताब्दी में हुआ था? यदि आप यह मानते हो 20वीं शताब्दी तो यह ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि 20वीं शताब्दी तो व्यवहारवाद को लेकर बात करती है। किसको लेकर बात हो रही? व्यवहारवाद को लेकर या व्यवहार को लेकर। यदि आप उत्तर देते हो 16वीं, तो 16वीं शताब्दी भी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के आत्मा को लेकर बात हुई थी। यदि आप 21वीं शताब्दी कह रहे हो तो 21वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन का किसी तरह का सूत्रपात नहीं हुआ था। तो विकल्प में क्या बचा? 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो इस दृष्टि से बी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। यदि आपसे यह क्वेश्चन शताब्दी में पूछ कर अगर पूछ लिया जाए अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था, तब आपका आंसर क्या होगा? 1893 में, यानी कि 1893 में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात होने के कारण इसको शताब्दी में क्या माना गया? 19वीं शताब्दी। और सन की यदि बात करें तब क्या है? 1893 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। अगर आपने देखा होगा जीवन इतिहास विधि, बात हो रही है इस जीवन इतिहास विधि की साथियों। तो जीवन इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन थे? पहले तो अपन ये समझ ले इस विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो एक नाम आता है टाइडमैन। किसका नाम आता है साथियों? टाइडमैन ने ये विधि दी, केस स्टडी मेथड जिसे आप कहते हैं। अब यहां कथन का सवाल है कि जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का क्या करना है? निदान करना है। यह कथन किसका है? तो देखिएगा, रायबर्ड की यदि बात करें तो इसने कालक्रम के अनुसार
अनुसार मनोविज्ञान के विकास को लेकर बात कही थी, मनोविज्ञान के विकास को लेकर बात कही, इसलिए ये विकल्प क्या हो गया, गलत। रॉस की यदि बात करें तो इसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा। बाल्यावस्था को क्या कहा, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, मिथ्या परिपक्वता का काल, यह कथन इसने कहा है, तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत। और वुडवर्थ जो था, जिसने, यदि हम बात करें मनोविज्ञान को लेकर, तो मनोविज्ञान पर एक बात कही थी, वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। साथ ही इसने प्रश्नावली विधि के बारे में बताया, तो यह विकल्प भी क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। तो बचा क्या आपके सामने, क्रो एंड क्रो ही वो व्यक्ति था जिसने ये कहा था जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, किसी कारण का निदान करना, आखिर किस कारण से ये समस्या हो रही है। तो जब आप कारण का निदान कर लोगे तो समस्या का स्वतः ही क्या हो जाएगा साथियों, निदान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप समझ चुके हैं कि इस कथन के प्रतिपादक कौन है, क्रो एंड क्रो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक ही क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार होंगे और रिट की तैयारी करने वाले जो भी मेरे विद्यार्थी है, जो मेरे छोटे भाई है, छोटे बहन है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल हो सकता है भावी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई भी दे दे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन ट्री फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को लेकर बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा में पारित हुआ था। देखिएगा, बात हो रही शिक्षा के अधिकार को लेकर। शिक्षा का अधिकार कौन सा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 को लेकर बात हो रही है। यह तो आपको पता है, कोई भी कानून पारित होता है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब वो प्रस्तुत हो जाता है, दोनों सदनों में पारित होता है, तभी वो कानून का रूप लेता है। तो यहां शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जो लोकसभा में कब पारित हुआ उसको लेकर चर्चा हो रही है। एक एक विकल्प पर हम बात करेंगे। लोकसभा में कब पारित हुआ, देखिएगा 4 अगस्त को कहां पारित हुआ, लोकसभा में हुआ। 4 अगस्त को कब लोकसभा में, राज्यसभा में कब हो गया, 20 जुलाई को हो गया। 1 अप्रैल को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। संपूर्ण देश में जब ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ, लेकिन जब लागू हुआ था उस समय की हम जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो उस स्टेट का अलग संविधान था, जिसकी वजह से वहां पर यह नियम लागू नहीं हुआ। बाकी सभी जगह ये लागू हुआ था। अब आप सोच रहे हैं 29 मार्च 2011 को इस अधिनियम को लेकर राजस्थान में भी इसकी चर्चा हुई, राजस्थान में भी इसको लागू किया गया। तो निश्चित आप समझ गए हैं कि आखिर लोकसभा में कब पारित हुआ। तो विकल्प कौन सा सही है, लोकसभा में 4 अगस्त वाला क्या है, बिल्कुल सही माना जाएगा। और राज्यसभा में पहले से ही 20 जुलाई को पारित हो गया और उसके बाद लोकसभा में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राइट टू एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं। यह राइट टू एजुकेशन संविधान के अनुच्छेद 86 संविधान संशोधन के तहत यह बनाया गया। और यदि हम बात कर रहे हैं तो वर्ष 2002 में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा देने की बात कही। और भारत 135वां देश था। भारत कौन सा देश है, भारत 135वां देश है साथियों, जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा देने की बात कही। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर राइट टू एजुकेशन को लेकर क्या चर्चा हुई, कैसे बना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। कोई भी मानव अपना जीवन प्रारंभ करता है तो कौन से घटक से करता है? क्या द्विकोश से करता है, एक कोश से करता है, बहुकोश से करता है, यह सभी है। मनुष्य जीवन का प्रारंभ, बात क्या हो रही? मनुष्य जीवन के प्रारंभ को लेकर बात होती है। जीवन का आरंभ जो होता है साथियों, वो किससे होता है? वो एक कोश से होता है। किससे होता है? एक कोश से होता है। क्या विकल्प है? बिल्कुल है। तो ये एक कोश जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। द्विकोश होगा नहीं, बहुकोश होगा नहीं, और सभी विकल्प नहीं होंगे। तो मनुष्य अपने जीवन का जो प्रारंभ करता है वो एक कोश से करता है साथियों। तो बिल्कुल आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आखिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो बी क्यों है। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मकता में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तेजी से परिवर्तन होना है। यह बात किस मनोवैज्ञानिक की है? क्या स्टेनले हॉल की है, क्रोवे क्रो की है, किलपैट्रिक की है, या कार्ल ब्रूस की है? बात कर रहे हैं हॉल को लेकर। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान का काल कहा। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था तूफान का काल है। तूफान का काल। तो आप समझ गए होंगे ये विकल्प गलत हो गया। क्रोवे क्रो को लेकर यदि आप बात करते हो तो इसने क्या कहा? 20वीं शताब्दी शिशु शताब्दी है। शिशु शताब्दी है, यह बात कही। इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर यदि आप सोचते हो कि किलपैट्रिक, तो इसने क्या कहा? किशोरावस्था को लेकर एक बात कही कि किशोरावस्था क्या है? जीवन का कठिन काल है। क्या है? कठिन काल है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपको ये पता हो गया होगा साथियों कि डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही है। कोलगेट एंड ब्रूस याद करने के लिए बात कर रहा हूं। तो कोल ब्रूस वो शख्सियत था जिसने किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह बताया संवेगात्मक विकास में तेजी से क्या होना? परिवर्तन होना है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका उत्तर तभी दे सकते हो जब आप अपने दिमाग का प्रयोग कीजिएगा। शब्द आ रहा है क्लासिकल अनुमंडन में घंटी के प्रति लाल आना अनुक्रिया है। यह सिद्धांत किसका है? पावलो का सिद्धांत। किसका है? पावलो का सिद्धांत है। पावलो कहां का रहने वाला था? रूस का था। क्या था? शरीर शास्त्री रहा है। क्या था? है शरीर शास्त्री रहा है। प्रयोग के लिए इसने किसको रखा था? डोक को रखा था। डोक की किस ग्रंथि पे कार्य किया था? लारमय ग्रंथि पे कार्य किया था। किस ग्रंथि पे कार्य किया था? लारमय ग्रंथि पे कार्य किया था। पावलो अनुमंडन का क्या है? अनुमंडन का जनक है। इसके अलावा पावलो ने यह सिद्धांत जो दिया, कब दिया? 1904 में दिया। शास्त्रीय अनुमंडन का सिद्धांत, जिसे क्लासिकल अनुमंडन भी कहते हैं। अब चीज को समझिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। बिल्कुल पावलो ने अपने प्रयोग के लिए क्या रखा था? मैंने बात की डोक को रखा था। यहां पर इसने क्या रखी थी? घंटी रखी थी। क्या रखी साथियों? घंटी। और यहां पर इसने क्या रखा था? भोजन रखा था। क्या रखा था? भोजन रखा था। और यहां क्या आ रही थी? लाल आ रही थी। क्या आ रही थी? लाल। चीज को समझना, तभी इसका उत्तर दे पाओगे। ये प्रश्न क्या कह रहा है? क्लासिकल अनुमंडन में घंटे के प्रति लाल की अनुक्रिया जो होती है वो अनुक्रिया क्या कहलाती है? देखिएगा, भोजन क्या है? UCS है साथियों, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस।
स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है? एक तरह से स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल समझा रहा हूं। ये भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है, पता हो गया। अनकंडीशनल स्टिमुलस है। इस भोजन को देखकर यदि लार आती है तो ये क्या है? लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्या है? यूसीआर। अनकंडीशनल क्या है? स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक क्या हो रही? अनुक्रिया हो रही। अनुक्रिया भी कैसी हो रही? जो बोल रहा हूं उसमें ध्यान देना। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीएस बराबर यूसीआर, लेकिन शर्त क्या रखी? घंटी रखी। शर्त क्या रखी? कि घंटी बजने के बाद भोजन मिलना चाहिए। तो ये घंटी क्या हो गई? सीएस हो गया, यानी कि सीएस यानी कंडीशन रखी थी। तो ये एक तरह से घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया। क्या हो गया? अस्वाभाविक उद्दीपक। शर्त यह थी घंटी बजेगी, भोजन मिलेगा, लार आएगी। ये बार बार चला। एक दिन ऐसा हुआ कि घंटी बज गई, भोजन आया नहीं, फिर भी डॉग के मुंह से क्या निकल गई? लार। तो इसका मतलब सीएस के साथ कौन सी क्रिया हो गई? सीएस के साथ अगर देखा जाए तो यूसीआर क्रिया मतलब सीआर क्रिया ही कहलाती है। इसके साथ जो क्रिया हुई वो क्या कहलाती है? सीआर क्रिया ही कहलाती है। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? यूसीएस यूसीआर बराबर है, लेकिन सीएस के साथ कौन सी अनुक्रिया हुई? सीआर अनुक्रिया हुई। तो यही तो ये पूछ रहा है कि घंटी के प्रति लार की अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो वो सीआर कहलाती है, कंडीशनल रेस्पॉन्स कहलाता है। तो इस वजह से सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ये गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत हो गया। तो सी आर जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। सुपर ईगो का संबंध किससे है? बिल्कुल ये क्वेश्चन मनोविश्लेषण सिद्धांत से पूछा हुआ है। मनोविश्लेषण सिद्धांत से पूछा है। किसने दिया ये सिद्धांत? फटाफट उत्तर दीजिए। फ्राइड ने दिया। किसने दिया? फ्राइड। कहां का देने वाला था? वियना का देने वाला था। क्या था? मनोचिकित्सक था। और वियना कहां है? वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रिया में। किस परिवार में जन्म हुआ था इसका? यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। यहूदी का रहने वाला था। तो कहने का तात्पर्य कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहां बताई है। और अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में फ्राइड ने 2 प्रत्यय बताए। एक तो क्या बताया? मन, और एक प्रत्यय क्या बताया? इदम अहम और परम अहम। मन के 3 बातें बताई, चेतन, अर्धचेतन और तीसरा बताया अचेतन। क्लियर? ये 2 प्रत्यय बताए। इसी प्रत्यय में से यह सवाल पूछा हुआ है। सुपर ईगो, ये तो क्या हो गया? ईड, ये क्या हो गया? ईगो। और ये क्या हो गया? सुपर ईगो। ईड, ईगो और सुपर ईगो। क्लियर? यहीं से एक सवाल पूछा हुआ है। सुपर ईगो का संबंध किससे है? देखिएगा, चेतन मन वास्तविक है तो इसका संबंध तो किससे? एम से है। अर्धचेतन मन में तीनों ही काम करते हैं। और अचेतन मन का जो संबंध होता है वो किसमें होता है? इदम से होता है। अब चीज आती है, इदम जो सुखवादी सिद्धांत का प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है? सुखवाद का। और अहम जो होता है ये किसका प्रतीक है? वास्तविकता का। और जो परम अहम है सुपर ईगो, ये नैतिकता का प्रतीक है। किसका है? नैतिकता। यह सवाल क्या पूछा जा रहा है? सुपर ईगो का संबंध है
तो सुखवादी तो किसका हो गया, इदम का हो गया। वास्तविकता किससे हो गई, एम से हो गई। और नैतिकता का संबंध किससे हो गया, परम एम से हो गया। और परम एम को ही क्या कहा गया, सुपर ईगो कहा गया। क्या कहा गया, सुपर डुपर ईगो। तो ये पहला विकल्प गलत, दूसरा गलत और सभी गलत, और सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो आपको ये पता पड़ गया होगा बाकी सुपर ईगो का संबंध किससे है। तो सुपर ईगो का जो संबंध होता है वो नैतिकता से होता है। सुखवादी वास्तविकता से होता नहीं, सभी से है नहीं, केवल किससे, परम एम को ही सुपर ईगो कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी गजब का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन का संबंध। देखिएगा, पहले तो आप सोचिएगा अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, क्रमबद्ध दिशा निर्देशन देकर यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिगम करता किसी के दिशा निर्देशन में कार्य करता है क्रमबद्ध निर्देशन के द्वारा, वो क्या कहलाता है, अभिकर्मित अनुदेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, ये कितने या कितने बोल रहा हूं मैं, दो। एक तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया रेखीय, और एक क्या हो गया, शाखीय। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के मूलकर्ता कौन है, स्किनर, और शाखी के कौन है, नॉर्मन क्राउडर। कौन है, नॉर्मन, और साथ में कौन आ गया, क्राउडर। तो समझ गए होंगे। अब तीसरा जो है वो कौन सा हो गया, नोट करके, मैथमेटिक्स। क्या हो गया, मैथमेटिक्स, जिसको रेखीय अभिकर्मित तो नहीं कह सकते हैं, केवल रेखा चित्रीय गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन भी कह सकते हैं। तो आप ये सोचिएगा, स्किनर है तो ये तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो रहा। नॉर्मन क्राउडर भी क्या हो गया, दोनों ऑप्शन हट गए, क्योंकि ये रेखा और शाखा आ गए, तो दो तो विकल्प आपके क्या हो गए, गलत। अब आपके बचा क्या, एक तो गार्डनर और एक थॉमस गिलबर्ट। जो गार्डनर था इसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। गार्डनर का पूरा नाम हॉवर्ड गार्डनर था, और ऐसा माना गया 1923 के आसपास इस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को दिया था। तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत। बचा कौन, थॉमस एफ गिलबर्ट। तो थॉमस एफ गिलबर्ट जो था वे बिल्कुल आपके मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन के क्या थे, प्रतिपादक थे। तो आपका डी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही है। अब आप सोचिएगा, ये मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है। आपने ग्राफ देखा, गणित, जो ग्राफीय या रेखा चित्रीय के आधार पर दिशा निर्देशन दिया जाता है और उसके आधार पर अधिगम करता या सीखने वाला व्यक्ति कार्य करता है, उसे क्या कहा गया, मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन कहा गया। चलिए आगे विकल्प अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल व्यवहार पर आधारित है। सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। एक टीचर विद्यार्थियों को क्या कर सकता है, अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे करेगा, पुरस्कार देकर, बिल्कुल करेगा। यदि बच्चे को टीचर इनाम देता है, उपहार देता है, तो बच्चा तो प्रेरित होगा। सही मार्गदर्शन कराकर, बिल्कुल सही दिशा निर्देशन देकर भी विद्यार्थियों को क्या कर सकता है, अनुप्रेरित कर सकता है। नंबर 3, उदाहरण देकर, देख ऐसा उसने किया और एक काम पहुंच गया, तो भी ऐसा कर, तो भी वहां पहुंच जाएगा। तो ये भी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। कक्षा में भाषण देकर,
भाषण देगा, बच्चा सुने या नहीं भी सुने, तो ये तो क्या हो गया, गलत। अब आप ये सोचिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, सर्वाधिक कौन सा अच्छा जिसके माध्यम से एक शिक्षक अनुप्रेरित कर सकता है बच्चों को सर्वाधिक तरीके से। देखो, पुरस्कार बच्चा लेने के बाद हो सकता है प्रेरित हो या नहीं भी हो, तो ये क्या हो गया, गलत। फिर उदाहरण उसने दिया, जरूरी थोड़ी है कि टीचर ने जिसका एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल उस बच्चे के समझ में आ गया, वो समस्या का समाधान कर लिया, वो प्रेरित हो गया, तो ये विकल्प ही थोड़ा सा क्या हो गया, गलत हो गया। कक्षा का भाषण पहले से ही गलत है, तो सर्वाधिक उच्च कोटि का जो ऑप्शन है वो कौन सा है? यदि टीचर सही मार्गदर्शन देगा, सही दिशा निर्देशन देगा, तो बच्चा सर्वाधिक क्या होगा, अनुप्रेरित होगा। तो ये केवल बी विकल्प क्या हो रहा है, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु ही होता है, यह कथन किसका है? क्या थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, किलपैट्रिक का है या फ्राइड का है? ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि यह कहा गया है, क्योंकि जो ध्यान होता है, ध्यान से कठिन विषय वस्तु भी व्यक्ति सीखने के लिए एकाग्रचित हो सकता है। ध्यान आपको विषय वस्तु को पढ़ने के लिए क्या कर सकती, एकाग्रचित कर सकती है। देखिए, कल्पना सृष्टि का नायक है, स्वयं शिशु ही होता है। कल्पना जो आप करते हो वो वास्तव में सृष्टि का नायक है, और शिशु होता है वो स्वयं ही इस तरह की बात करता है, कल्पना ही करता है। तो इस कथन को किसने कहा? यदि आप उत्तर देते हो थॉर्नडाइक, तो गलत है। क्यों? थॉर्नडाइक ने तो ये कहा, अनुक्रिया का चयन कर उत्तेजना से जोड़ना अधिगम है। क्या कहा? अनुक्रिया का चयन करके उत्तेजना से जोड़ना अधिगम है, यह बात कही थी, इसलिए थॉर्नडाइक का विकल्प क्या हो रहा, गलत। पावलोव ने कथन नहीं कहा, पावलोव ने तो शास्त्रीय अनुमंडन का उल्लेख किया था, शास्त्रीय अनुमंडन का, तो यह विकल्प ही क्या हो गया, गलत। किलपैट्रिक होगा नहीं, क्योंकि इसने परियोजना विधि को लेकर बात कही। तो बचा कौन? सिगमंड फ्राइड ही वो शख्सियत है जिसने ये कहा कल्पना सृष्टि का नायक स्वयं शिशु ही होता है, और इस कथन को कहने वाला या देने वाला जो शख्स है वो कौन है? सिगमंड फ्राइड है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, टोटम टेबू, और इसी पुस्तक में इस कथन को इसने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन प्रकारों और संवेगों की बात कही है? वाटसन ने नवजात शिशु में किस प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया है? किसने? जेबी वाटसन ने। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं पहले ऑप्शन को लेकर, क्या उत्तेजना, उत्तेजना के बारे में किसने कहा? ब्रिजेश ने कहा था, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यदि आप कहते हो कष्ट, तो कष्ट एक तरह से अगर देखा जाए संवेग नहीं होता है। कष्ट क्या हो सकता है, संवेग नहीं हो सकता है, तो ये विकल्प तो वैसे ही क्या हो रहा, गलत। लेकिन वाटसन को लेकर यदि बात हो रही है, तो वाटसन ने 3 प्रकार के संवेगों का उल्लेख किया। कौन कौन से? प्रेम को, फिर क्रोध को, फिर भय को। तो सोचिएगा, 3 प्रकार के संवेगों का वाटसन ने उल्लेख किया है। क्या इनमें से 3 संवेग है?
प्रशंसा है नहीं, बिल्कुल दो संवेग है। तो ये क्या हो गया, ये विकल्प डी क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है कि वाटसन के अनुसार नवजात जो शिशु होता है उसमें कौन सा संवेग, प्रेम और क्रोध रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन साथियों आप इसका उत्तर तभी दे सकते हो जब आपने अधिगम के सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है। सफलता से ही सफलता मिलती है, उक्त कथन किस अधिगम के नियम से है। सफलता से ही सफलता मिलती है, आपको वही प्रभावित कर सकता है जिससे आप प्रभावित हो। तो बिल्कुल समझ गए होंगे उत्तर क्या होगा। सफलता से ही सफलता मिलती है, तो इसका संबंध किससे है, प्रभाव के नियम। तो आपने देखा होगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत से यह सवाल पूछा गया। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए, अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए, 3 प्रमुख। और 3 कौन कौन से थे देखिएगा। एक तो इन्होंने बताया तत्परता का नियम, एक इन्होंने बताया अभ्यास का नियम, और एक इन्होंने बताया प्रभाव का नियम। और इन्हीं में से यह सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, देखिएगा। तत्परता का नियम यह कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप सीखने के लिए प्रेरित करते हो तो तत्परता आपको क्या करती है, सीखने के लिए प्रेरित करती, बाध्य नहीं करती। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा नियम है, तत्परता है। भाटिया ने भी एक बात कही, किसी कार्य के लिए तैयार होना, तत्पर होना, युद्ध को आधा जीत लेना है। अभ्यास का नियम कहता है कि बार बार अभ्यास से कठिन विषय वस्तु को भी क्या कर सकते हैं, आत्मसात। और प्रभाव का नियम कहता है कि हमें वही विषय वस्तु प्रभावित करती जो हमारे उपयोगी हो। तो यहां से यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि सफलता से ही सफलता मिलती है। यदि आप सफल हो रहे हो तो कोई व्यक्ति पहले सफल हुआ, उसको देखकर वो आपको क्या कर रहा, प्रभावित कर रहा, इसलिए आप भी क्या हो रहे हो, सफल हो रहे हो। तो ये किस पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर आधारित है। अभ्यास का होगा नहीं, तत्परता का होगा नहीं, और सभी है नहीं। तो पहला ही विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने का हृदय किसे कहा गया है, सीखने का हृदय किसे कहा गया, यह परिभाषाओं से तोड़कर सवाल पूछा गया है साथियों। क्या सीखने का हृदय शिक्षक है, देखते हैं कौन फटाफट उत्तर दे सकता है। क्या सीखने का हृदय छात्र है, या सीखने का हृदय शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम है, या अभिप्रेरणा है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। यदि आप उत्तर देते हो सीखने का हृदय शिक्षक है तो गलत है। यदि उत्तर देते हो छात्र तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, गलत है। अब सोचिएगा उत्तर क्या होगा। सीखने का हृदय क्या है, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, गलत है। तो आंसर आपके सामने है, सीखने का हृदय किसे कहा गया, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है और सबसे अच्छा हृदय बताया गया है। तो ये अभिप्रेरणा से सवाल पूछा गया, क्योंकि स्किनर ने एक बात कही, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग जो होती है वो अभिप्रेरणा होती है। तो इसी वजह से एक अच्छा राजमार्ग ही एक अच्छा हृदय हो सकता है। तो बिल्कुल डी विकल्प इसी वजह से क्या है, सही है। बाकी क्या है, शिक्षक शिक्षा का एकमुखी प्रक्रिया के रूप में, शिक्षक और छात्र द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में एडम्स के अनुसार, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 फिर अभिप्रेरणा पर आ गया। अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत नहीं है। आंतरिक स्रोत कहने का तात्पर्य अभिप्रेरणा का, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का संबंध किससे
नहीं है। कौन सा आंतरिक स्रोत नहीं है? देखिएगा, आवश्यकता आंतरिक स्रोत है तो ये विकल्प होगा नहीं। अंतर्नोदन को चालक भी कहते हैं, इसको प्रणोद भी कहते हैं और इसी को प्रणोदन भी कहते हैं, तो ये भी आंतरिक स्रोत है, तो इसलिए ये विकल्प क्या हो गया? गलत। प्रोत्साहन ये भी आंतरिक स्रोत है, ये विकल्प भी गलत। इस प्रोत्साहन को उद्दीपक भी कहा गया, तो बचा कौन सा? प्रतिद्वंद्विता जो है ये आंतरिक नहीं है, ये केवल क्या है? बाह्य स्रोत है। अभिप्रेरणा के चक्रीय रूप से यह सवाल पूछा गया है। इसके अलावा यह सवाल आंतरिक अभिप्रेरणा से सकारात्मक अभिप्रेरणा का जो विकल्प नहीं है उससे भी सवाल पूछा गया है। तो बाह्य स्रोत जो संबंध है वो किससे है? बाह्य अभिप्रेरणा से है। तो बिल्कुल डी विकल्प क्या हो रहा है? सही। क्वेश्चन नंबर 15 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। दृष्टिहीन बालकों का संबंध किससे होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका उत्तर किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। दृष्टिहीन बालकों का संबंध किंडरगार्टन से है क्या? किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? तो देने वाला कौन है? फोबेल है। तो ये खेल खेल में सीखने की बात कहता है, तो ये दृष्टिहीन बालकों को लेकर बात नहीं है। फिर यदि आप उत्तर देते हो डाल्टन, तो ये भी नहीं है। डाल्टन पद्धति अगर देखा जाए इकाई पद्धति और जेकाल पद्धति का ही विकसित रूप माना गया, और जेकाल भी होगा नहीं क्योंकि डॉक्टर ओविड जेकाल इसके प्रतिपादक रहे हैं। तो बचा कौन आपके? ब्रेल पद्धति, जो कि लुई ब्रेल ने दी थी। किसने दी थी? लुई ब्रेल ने दी थी। कब दी? 1830 में दी थी। और अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए, दृष्टिहीन बालकों को पढ़ाने के लिए ये उपयोगी मानी गई है। तो सी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। उदयपुर का सरजी स्टडी सेंटर ये एकमात्र ऐसा है जहां हर विकल्प को लेकर चर्चा हो रही है। साथियों, शिक्षक की तैयारी का आधार बताया है। सोचिएगा, यदि आप शिक्षक कोई तैयारी कर रहा है तो उसका आधार क्या है? क्या अभिप्रेरणा है? अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। अधिगम का क्या है? आधार है। तो यह विकल्प होगा नहीं। बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बालक तो क्या? शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? नहीं है। तो बचा क्या? शिक्षा मनोविज्ञान सभी हो ही नहीं सकता। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। यह बात किसने कही थी? यह बात स्किनर ने कही थी। तो सी विकल्प क्या है साथियों? बिल्कुल सही माना जाएगा। एक शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की क्या होती है? आधारशिला होती है। एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले सभी विषय वस्तु को अच्छे से तैयार कर लेता है। कौन सी रक्षा युक्ति अर्थात कौन सी विधि का प्रयोग करना है कक्षा में, इस चीज का आभास हो जाता है। कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, तो इसकी जानकारी कौन दे रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान दे रहा है। किसको? शिक्षक को। इसलिए अध्यापक की तैयारी की क्या है? आधारशिला। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसने कहा? शिक्षा ही जीवन का अंग होता है, यह कथन क्या हर्बर्ट का है? नहीं है। हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली को लेकर बात कही। पंचपदीय प्रणाली, और पंचपदीय प्रणाली का संबंध किससे है? पाठ योजना से है। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। जॉन लोक ने शिशु के मस्तिष्क को लेकर बात कही। शिशु का मस्तिष्क
क्या है? कोरे कागज के समान है। ये बात कही तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। फिर वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि को लेकर बात कही तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो समझ गए होंगे उत्तर कौन सा होगा? करो वे करो होगा। इसी ने ये कहा शिक्षा जीवन का क्या है? अभी भूत अंग है। बी विकल्प क्या है साथियों? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18। आनंद आ रहा होगा? बिल्कुल आनंद लीजिए और वीडियो को खटाखट मतलब इसको शेयर भी कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालकों के विकास के लिए कार्य करने वाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल विकास को लेकर कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? क्या यूनिसेफ है, एनसीएफ है, सुरक्षा परिषद है? सभी है। सभी होगा नहीं क्योंकि सुरक्षा परिषद जो सुरक्षा को लेकर बात करती है ये होगा नहीं। एनसीएफ ये भी एक सुरक्षा का एक मापदंड है, विकास को लेकर जरूर बात करता है। तो बालकों के विकास को लेकर कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? यूनिसेफ है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात हो रही है तो बिल्कुल ये विकल्प क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 9। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रारंभ में प्रश्नों की संख्या क्या थी? बहुत ही इजी सवाल है। 10 है, 30 है, 35 है या 59? देखिएगा, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? पहला बुद्धि परीक्षण बीने व साइमन ने मिलकर तैयार किया। बीने और साइमन ने क्या है? मिलकर बनाया। बीने और साइमन ने मिलकर बनाया। कब बनाया? 1905 में। किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। कौन सी भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। उस समय प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। और यही सवाल यहां से पूछा जा रहा है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रारंभ में शुरुआत में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन क्या है? 30। तो ये 2 नंबर क्या है? बिल्कुल सही। 10 थी नहीं, 35 थी नहीं और प्रारंभ में 59 नहीं थी। इसके बाद 1908 में संशोधन हुआ। फिर 1911 में भी क्या हुआ? 1911 में भी संशोधन हुआ। इस समय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 59। फिर 1916 में एक संशोधन और हुआ और इस समय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 90। तो कहने का मतलब 59 तो कब हुई थी? द्वितीय संशोधन में। और तीसरे संशोधन में लगभग संख्या कितनी हो गई? 90। शुरुआत में कितनी थी? 30 थी। इसलिए यह विकल्प क्या है? 2 नंबर का बिल्कुल सही है। बी विकल्प क्या है? सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। क्या कहता है? बाल संपत्ति परीक्षण में कुल काट व्यक्तित्व मापन की विधियों से यह सवाल पूछा है। विधियों से, व्यक्तित्व मापन की विधियों, और विधियों में भी कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि से सवाल आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाल संपत्ति परीक्षण क्या है? बाल संपत्ति परीक्षण, चिल्ड्रन एप्लीकेशन टेस्ट, सीएटी परीक्षण। कौन सा? सीएटी परीक्षण कब बना? 1948 में बना। किसने बनाया? लियोनार्ड बेलोक ने बनाया। इस परीक्षण में कुल कार्ड कितने थे? कुल कार्ड 10 थे। पशु पक्षियों के चित्र थे। इस पर है 10 ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो डी क्या हो गया? बिल्कुल सही है। 21 कार्ड किस परीक्षण में थे? किसी में नहीं थे।
30 बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, 16 कार्ड की यदि अपन बात करें तो लगभग ऐसा माना जाता है, तो वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण में 16 कार्डों का उपयोग किया गया था। चलिए बाल संप्रत्य परीक्षण को लेकर जो ये अंतिम क्वेश्चन था उसका विकल्प डी क्या है, सही है। तो निश्चित रूप से यदि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है मेरा, यदि उसको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो बिल्कुल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कीजिएगा, क्योंकि उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी दूर दराज स्थानों पर है, यदि वो अपने आप को परखना चाहते हैं कि उनकी तैयारी किस स्तर की है, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं सिकवाल सर जो सिकवाल पब्लिकेशन में एज ए राइटर रहा हूं, तो मेरा केवल इतना ही आपको कहना है कि आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा साथियों, और आप अपने आप को परखिएगा। निःशुल्क प्रश्नोत्तरी निरंतर चलायमान है। आज प्रश्नोत्तरी जो 27वीं थी जिसमें आपने कई तरह के प्रश्नों को पढ़ा है, तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है साथियों, क्योंकि मैं उस दौर से निकला हूं जिस दौर पर आप आज खड़े हो, तो बिल्कुल यदि आपको जीवन में सफल होना है तो उसके लिए अथक प्रयास करना होगा। मैं और मेरा सिरजी स्टडी सेंटर जो उदयपुर का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में मैं आपकी सेवाओं के लिए तत्पर है, वो सदैव हम आप लोगों के साथ है। यदि अच्छा वीडियो लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।